हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ए साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी को हम साइंस ऑफ सोसाइटी क्यों कहते हैं और ये किस तरीके से डेवलप हुआ है। हम आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी को समझने के लिए। सोशियोलॉजी का फाउंडेशन किस तरीके से रखा गया है, इसका नींव किस तरीके से रखा गया है और ये कैसे धीरे धीरे सोसाइटी की साइंस के तौर पर डेवलप हुआ है, ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम पहले देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम कौन से टॉपिक पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे जो हमको सोशियोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करेगा। पहले हम देखेंगे फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, मतलब हमारा जो सोशियोलॉजी है उसका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है, किस तरीके से हम सोसाइटी के जो साइंस है उसको स्टडी करते हैं। फिर देखेंगे एरिस्टोटल्स का कंट्रीब्यूशन, फिर रेनेसा पीरियड, फिर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़, फिर सोशियोलॉजी इज़ साइंटिफिक, सोशियोलॉजी कैसे साइंटिफिक है, इसका नेचर किस तरीके से बना है, ये नेचुरल साइंस से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये भी हम देखेंगे। और आखिर में देखेंगे ऑगस्ट कॉम्ट का कंट्रीब्यूशन, उन्होंने सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं। हम ऑगस्ट कॉम्ट के लिए अलग एक क्लास रखेंगे ताकि हम उनका जो सारे कॉन्सेप्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजीज को लेकर वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाए। वैसे भी ऑगस्ट कॉम्ट को लेके मैंने MSO 001 में एक क्लास कराया है, वहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑगस्ट कॉम्ट का क्या क्या टॉपिक्स है और उनको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो इग्नो के एग्ज़ाम के साथ साथ आपको कोई भी एग्ज़ाम जो सोशियोलॉजी के बेसिस पे आप दे रहे हो उसमें बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं, आप प्लेलिस्ट से भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि सोशियोलॉजी का जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो हम मेनली किस जगह पर देखते हैं, कहाँ पर ये पहले डेवलप हुआ। हमारा जो ये साइंस है, साइंस ऑफ सोसाइटी है, ये हमारा वेस्ट में मेनली डेवलप हुआ है। इसका जो रूट्स है ये यूरोप और ग्रीक के जो फिलोसोफर्स हैं उनके हिसाब से हम ज़्यादातर देखते हैं, वही पहले ये सारे चीज़ें डेवलप कर रहे थे। हम अगर फिलोसोफर्स की बात करें तो एरिस्टोटल, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, डेविड ह्यूम, ऑगस्ट कॉम्ट, ये सारे जो फिलोसोफर्स हैं वो हमारे सोशियोलॉजी के फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ही हमारी जो सोसाइटी है उसको स्टडी करना स्टार्ट किया और पहले के ज़माने का जो थिंकिंग था कि हमारा जो सोसाइटी है उसको सिर्फ गॉड ही चलाता है, उस चीज़ को उन्होंने चेंज किया। लोगों का थिंकिंग को चेंज करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम जब भी फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस की बात करते हैं तो पहले जो इंसान है, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है जिन्होंने हमको लॉजिक दिया, हमको रीजनिंग का समझ दिया, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल पहले लॉजिशियन है जिन्होंने लोगों की जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड को रीजनिंग के द्वारा जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने रीजनिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि जो लोग थिंकिंग करते थे वो ट्रेडिशनल वेज में थिंकिंग करते थे, वहाँ का जो रिचुअल्स कस्टम्स है उसके हिसाब से थिंकिंग करते थे। एरिस्टोटल ने पहली बार रीजनिंग के द्वारा लोगों का जो माइंड है, लोगों का जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बात करना स्टार्ट किया। हम एरिस्टोटल को कहते हैं कि ये फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग के जो फादर है वो है एरिस्टोटल। उन्होंने इसके अंडर में क्या क्या काम किया था, उन्होंने पहली बार बताया था कि हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं। हम सोसाइटी के जो गॉड्स के रूल्स है, रूल्स कस्टम्स है,
इनके अलावा भी हम लॉजिकली सोच सकते हैं। ये आजकल हमको लगेगा अरे ये तो बहुत ही कॉमन सेंसिकल वर्ड है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे 384 से लेकर 322 बीसी तक जब इन्होंने काम किया है, उस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि नहीं, लोग ज़्यादातर गॉड्स पर ही विश्वास करते थे। इसलिए उनका थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। इन्होंने क्या कहा था कि हम लॉजिकली सोच सकते हैं। हम मेनली 3 चीज़ों को 3 स्टेप्स से किसी भी एक लॉजिकल रीजनिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। उन्होंने 3 स्टेप्स को कहा था, एक है मेजर प्रेमाइस, दूसरा माइनर प्रेमाइस और कंक्लूजन। अगर पहले 2 जो प्रेमाइसेस है, मेजर प्रेमाइस और माइनर प्रेमाइस, अगर सही है, फैक्ट बेस्ड है और करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन भी सही है। हम एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक मेजर प्रेमाइस ले कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, जो माइनर प्रेमाइस है वो है हरी इज ए ह्यूमन, और कंक्लूजन होगा हरी इज मॉर्टल। इस चीज़ को हम थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेते हैं। मेजर प्रेमाइस में बोला गया है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, मतलब हर इंसान मरणशील है। माइनर प्रेमाइस में कहा गया है कि हरी एक इंसान है। फिर कंक्लूजन में क्या आता है कि हरी मरणशील है। ये जो 3 स्टेप्स है ये हमको याद रखने हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये एरिस्टोटल ही पहली बार डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात किया है। ये जो 3 स्टेप्स है ये डिडक्टिव रीजनिंग की ही स्टेप्स है। इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ सिलोगिज्म। थ्योरी ऑफ सिलोजिज्म भी इसको कहा जाता है और ये डिडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है। अब देखते हैं रेनेसा पीरियड के बारे में। रेनेसा पीरियड हम जो भी हिस्टोरी स्टडी किए हैं या फिर सोशियोलॉजी पहले से ही स्टडी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, हमें हर किसी को लगभग रेनेसा पीरियड के बारे में पता ही है, जब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। पहले के ज़माने में अगर हम हिस्टोरिकल टाइम्स की बात करें, पुराने ज़माने में वहाँ पर रिलीजियन सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता था। रिलीजियन के एगेंस्ट कुछ बोला भी नहीं जा सकता था, क्योंकि रिलीजियस रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि लोगों को इसके वजह से बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। वहाँ पर लोगों का जो रीजनिंग कैपेसिटी है, लोगों का जो दिमाग है, उसके ऊपर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। जो सारी चीज़ें होंगी सभी गॉड के हिसाब से ही होंगी और गॉड के बातों को ही सब कुछ माना जाता था, वही फाइनल वर्ड है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का सोच चेंज होने लगा। उस टाइम पीरियड, रेनेसा टाइम पीरियड तक सब कुछ जो गॉड है वो ही डोमिनेट करता था। सारे सुपरनेचुरल पावर के हिसाब से ही लोग सोचते थे। लेकिन रेनेसा पीरियड के बाद धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि नहीं, हम सिर्फ गॉड के बारे में क्यों सोचे, हमारा खुद का भी दिमाग है, हमारा खुद का भी लॉजिकल रीजनिंग का कैपेसिटी है। उस टाइम पीरियड पे लोग शिफ्ट होने लगे अपने रीजनिंग कैपेसिटी के ऊपर, कि लोग सोचने लगे, लोग ऑब्जेक्टिवली सोचने लगे, वो लोग अपना चेंजिंग एटीट्यूड चेंज करने लगे इस रेनेसा पीरियड के बाद ही। इसलिए राह में ये रेनेसा पीरियड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस टाइम पीरियड पे हमारा सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। इस पीरियड को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, ये रेनेसा पीरियड को। अब देखते हैं प्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस ऑफ सोसाइटी। ये जो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है, मतलब सोसाइटी को पहले के ज़माने में सिर्फ भगवान के नज़रिए से देखा जाता था, वो ही सोसाइटी को बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे थिंकर्स ने, जैसे वोल्टेयर, मोंटेस्की, डेविड ह्यूम, ये सारे थिंकर्स ने धीरे धीरे दिखाना स्टार्ट किया कि नहीं, भगवान सब कुछ क्रिएट नहीं करता है। हमारा जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, ह्यूमन का इवोल्यूशन प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। ये हमारा सोसाइटी को धीरे धीरे डेवलप करता है। हमारा
पुराने ज़माने का जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके चेंजेस होके, बहुत सारे चेंजेस साइंटिफिकली चेंजेस होके हमारा आज का जो बेटर सोसाइटी है वो बन रहा है। इसलिए उन लोगों का जो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ का थ्योरी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी को समझने के लिए। इसके बाद ही इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ के थ्योरीज के बाद ही लोगों को समझ में आने लगा कि हमारा सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व होता है, और सारी चीज़ें गॉड नहीं कंट्रोल करता, लोग ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से हमारा सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बना। ये साइंटिफिक क्यों है, ये नॉन साइंटिफिक क्यों नहीं है, और इसका नेचुरल साइंसेस के साथ किस तरीके का जुड़ाव है। ये जो सोशियोलॉजी है, ये साइंस ऑफ सोसाइटी है, ये किस तरीके से तैयार हुआ। ये धीरे धीरे हमारा बहुत सारे चेंजेस के बाद ये धीरे धीरे तैयार हुआ। लोगों को समझ में आने लगा कि सोसाइटी गॉड के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, सोसाइटी को ह्यूमन माइंड्स क्रिएट करते हैं, लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो मेथोडोलॉजीज है, हम जब भी सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं हम नेचुरल साइंसेस के ही हिसाब से जो थ्योरीज है या फिर जो भी रूल्स है वो नेचुरल साइंसेस के भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल साइंसेस का मतलब क्या है? नेचुरल साइंसेस मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो सारे चीज़ें यूज़ किए जाते हैं वो सारे चीज़ें हम सोशियोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम साइंटिफिक तरीके से भी हमारी सोशियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। इसलिए सोशियोलॉजी को साइंस कहा जाता है, साइंस ऑफ सोसाइटी। हमें अगर सोशियोलॉजी को स्टडी करना है, समझना है, तो इसके अलग तरीके के मेथोडोलॉजीज होंगे, इसका मेथड्स अलग होंगे। यहाँ पर बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। हमें इन सारे कामों को देखना होगा। हमें अगर साइंटिफिक तरीके के से सोशियोलॉजी को समझना है तो ये सारे जो थिंकर्स हैं इनकी थिंकिंग को हमें समझना होगा, इनकी जो वर्क्स है, काम है, ये सारे चीज़ों को भी डिटेल में स्टडी करना होगा। अब देखते हैं जो एक हमारा सबसे बड़े थिंकर है सोशियोलॉजी में, वो है ऑगस्ट कॉम्ट। इनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। ये जो सोशियोलॉजी टर्म है, ये टर्म भी ऑगस्ट कॉम्ट ने ही सबसे पहले दिया है। उन्होंने पहले इस चीज़ को सोशल फिजिक्स बुलाया था, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्होंने इस टर्म को चेंज करके इसको सोशियोलॉजी कहा था। इनका जो काम है ये हमारे सोशियोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारे चीज़ें कंट्रीब्यूट किया था सोशियोलॉजी में। इनसे ही हम सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन का स्टार्ट होना देखते हैं। इनका जो मेन मेजर काम है वो है आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म। उन्होंने पॉजिटिविज्म का जो आइडिया है ऑगस्ट कॉम्ट ने ही दिया है। उन्होंने जनरल लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट तैयार किया था कि सोशियली किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है, इसका क्या क्या लॉज है। अगर हमारे पास जनरल लॉज ना हो तो ये हमारा नेचुरल साइंस नहीं होगा, हमें किसी लॉ को फॉलो करना होगा। हमारे पास थ्योरीज होनी चाहिए, अगर ये सारे थ्योरीज होंगे तभी हमारा सोशियोलॉजी साइंटिफिक होगा। इसके लिए ऑगस्ट कॉम्ट ने जनरल लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट दिया है, जिसके वजह से हमारा सोशियोलॉजी धीरे धीरे एक डिसिप्लिन में बदलता गया। ये एक नेचुरल साइंसेस के जैसा ही साइंटिफिक बनता गया। फिर हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि ह्यूमन सोसाइटी किस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व होता है। उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बताया था, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक या फिर पॉजिटिव स्टेज। यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस हुए, ये सारे चीज़ों के बारे में बताया था। मैं नेक्स्ट क्लास में ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में डिटेल क्लास कराऊंगा और वहाँ पर आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजीज के हिसाब से किस किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, किस किस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा भी ऑगस्ट कॉम्ट के ऊपर एक क्लास है, पहले ही आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से थोड़े देख लेना कि ऑगस्ट कॉम्ट का क्या क्या थ्योरम्स है।
या फिर उन्होंने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन किया है। तो चलते हैं, आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।